देखिए, इससे पहले हम जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की का सिद्धांत पढ़ चुके हैं और जीन पियाजे से आए हुए जो सीटेट 2024 का एग्ज़ाम है उसके दोनों पेपर 1 एंड पेपर 2 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे वाइगोस्की से आए हुए क्वेश्चंस जो कि सीटेट जुलाई 2024 में पेपर 1 और पेपर 2 में आए हुए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन पेपर 1 में आया है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुशंसित दृष्टिकोण है। मतलब लेव वाइगोस्की की जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग अगर हम छात्रों को बेहतर सिखाना चाहते हैं तो ये जो 4 ऑप्शंस है उनमें से क्या तरीका हमें अपनाना चाहिए। तो पहला ये जो ऑप्शन बता रहे हैं कि छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जो उनकी समझ के वर्तमान स्तर से पूरी तरह से असंबंधित हो, यानी उसकी जो वर्तमान, तो मैंने आपको जब एक वाइगोस्की पढ़ा रहा था, अच्छा जिन लोगों ने वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे वो अपलोडेड है वीडियो, अगर ये क्वेश्चन लगाने से पहले बेहतर होगा कि आप जीन पियाजे और वाइगोस्की पे जो पढ़ाया है मैंने वो आप देख लीजिए, तब आप ये क्वेश्चंस को समझ पाएंगे। तो वहाँ मैंने जब वाइगोस्की पढ़ाया आपको तो वहाँ मैंने बताया कि एक बच्चे का करंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, फिर एक होता है ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, है ना। ये जो करंट लेवल जो बच्चा बिना किसी सहायता के कर सकता है वो होता है, जिसको करने के लिए बच्चे को किसी की हेल्प नहीं चाहिए। और एक होता है ZPD, ये वो एरिया होता है जहाँ बच्चा कर तो सकता है चीज़ें लेकिन उसके लिए उसे किसी की सहायता चाहिए, और वो जो सहायता करने वाला कौन कहलाता है, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। तो ये जो एरिया है उसको समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो वो जो थ्योरी है वाइगोस्की की, उससे हमारी लर्निंग की सबसे बड़ी ये है कि यदि बच्चे को थोड़ा असिस्ट किया जाए तो जो वो अभी नहीं कर सकता है खुद से वो भी कर पाएगा। और ये जो ZPD है वही यही तो वो क्षेत्र है जहाँ उसका डेवलपमेंट होगा। अगर तो हमें चैलेंजिंग काम देना ना, उसे टास्क जो देना है वो चैलेंजिंग होना चाहिए कि उसकी ZPD जो एरिया है जहाँ उसका डेवलपमेंट पॉसिबल है उस एरिया में और उसका डेवलपमेंट हो। अगर आप उसकी वर्तमान समझ जो पहले से ही वो खुद से कर सकता था उसी एरिया में यदि काम देंगे तो ये तो उसको बिल्कुल डेवलप ही नहीं करेगा, कोई हेल्प ही नहीं करेगा, उसको इम्प्रूवमेंट ही नहीं लाएगा उनके अंदर, है ना। तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल पूरी तरह गलत है। छात्रों की वर्तमान, दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा आंसर क्या है, छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान कर। देखो, जो उनकी वर्तमान समझ के आधार पर होगा वो उनको कोई इम्प्रूवमेंट नहीं करेगा, तो ये भी फिर गलत हो जाएगा ना। अब देखिए, अरे सॉरी, देखो अब ये समस्या होती है, मैं आपको बार बार कहता हूँ ना कि एक और इंग्लिश वाला जो ऑप्शन जो दिया हुआ है उसको भी पढ़ना चाहिए। आप देखिए सेकंड ऑप्शन देखिए, प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स वर्क विद दैट इज जस्ट बियॉन्ड देयर करंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो वर्तमान स्तर पर आधारित और जस्ट बियॉन्ड द करंट लेवल, ये तो अलग बात होगी ना दोनों। और जस्ट बियॉन्ड वाले एरिया को अपन क्या कह रहे हैं, जो उनकी करंट अंडरस्टैंडिंग के जस्ट बियॉन्ड है उसको ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कह रहे थे, ZPD। ओके, देखिए ये जो नीचे जो हुई है ना, कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं है ये ऑप्शन 2 में। ये वही के वही शब्द है जो एग्जाम पेपर में पूछा गया है। तो आप समझिए कि किस प्रकार से ट्रांसलेशन में मिस्टेक होती है, और इस ट्रांसलेशन की मिस्टेक का खामियाजा हिंदी माध्यम के बच्चे भुगतते हैं। और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, आप भले हिंदी माध्यम से पढ़े हैं, आपकी इंग्लिश इतनी इम्प्रूव नहीं होगी, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि यदि आप एक बार अंग्रेजी वाला ऑप्शन पढ़ लेंगे, यहाँ तो ये वाला ऑप्शन तो काफ़ी लंबा है, इसको आपको थोड़ा मीनिंग समझने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन कभी कभी 1 वर्ड 2 वर्ड के ऑप्शन होते हैं, तो वहाँ पर केवल आपको जो टेक्निकल वर्ड है, जो पारिभाषिक शब्द है, जो मूल शब्द है, जो कीवर्ड है, वही समझना होता है, तो उसको आप आसानी से समझ जाते हो।
तो आपको हेल्प करता है इंग्लिश वाला ऑप्शन, ठीक है। तो हम स्टूडेंट्स को ये जो सेकंड ऑप्शन कह रहा है इंग्लिश मीडियम में जो लिखा हुआ है, और दूसरा आपको पता ही है एग्जाम में पेपर में दोनों माध्यम में क्वेश्चन दिया रहता है ना, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों माध्यम में दिया रहता है। तो स्टूडेंट्स को हम ऐसा काम देंगे जो कि उनकी करंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंड के जस्ट बाहर का है, यानी समीपस्थ विकास के क्षेत्र में है। और क्या करेंगे, अप्रोप्रिएट सपोर्ट, जब उनको अप्रोप्रिएट सपोर्ट देंगे, इस अप्रोप्रिएट सपोर्ट को क्या बोल रहे थे अपन, स्कैफोल्डिंग, है ना। तो और गाइडेंस भी देंगे। मैंने आपको क्या बताया, जेडपीडी वो क्षेत्र है जहाँ बच्चे को गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती है, और गाइडेंस अगर देंगे तो इस क्षेत्र में भी बच्चा काम कर पाएगा, ये चीजें भी कर पाएगा जो अभी नहीं कर पा रहा, लेकिन वो कर सकता है गाइडेंस के साथ। वही तो जेडपीडी है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये आपका, है ना। अब तीसरा ऑप्शन भी देखो क्या कह रहा है। भले आप एक और बात बता रहा हूँ, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एग्जाम हॉल के अंदर आपको मान लीजिए कोई भी करेक्ट ऑप्शन मिल जाता है, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, अक्सर बच्चे ऐसा कर देते हैं कि वहीं तक वो फिर पढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते नहीं और आंसर टिक कर देते हैं। नेवर डू दिस। हो सकता है कि आंसर सी भी करेक्ट और आंसर 4 में लिखा हुआ है बी एंड सी बोथ। इसलिए हमेशा ही इत्मीनान से चारों ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद निर्णय लीजिए, है ना। और ये एग्जाम में समय की कभी कमी नहीं रहती, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल अपना समय लीजिए। मतलब ये जो हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड के टीचिंग के जो एग्जाम्स होते हैं सीटेट में, कभी समय कम नहीं पड़ता, ठीक है। तीसरा ऑप्शन देखिए, छात्रों को कोई सहायता नहीं देना और उन्हें अपने दम पर संघर्ष करने के लिए छोड़ देना। ये तो गलत हो गया ना। हमारा जो लेव वाइगोस्की का थ्योरी है वो क्या है, क्या नाम क्या उस थ्योरी का, सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, है ना। मतलब सोसाइटी कल्चर बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हेल्प करती है। तो अब ये हेल्प करती है, यहाँ पर एक अन्य जानकार है जो लैंग्वेज है ना, जो कि आपको हेल्प करता है नई चीज़ें सीखने में। लैंग्वेज प्ले इम्पोर्टेंट रोल, भाषा का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। जब आप कोई सहायता नहीं देंगे तो आप यही वो थ्योरी जिस वजह से आप ग्रुप्स बनाते हैं ना, ग्रुप्स बच्चों के, है ना। आप बच्चों के एक क्लास के अंदर ही हम बच्चों के कई ग्रुप बना देते हैं, 3 4 5 बच्चों के, है ना। और ऐसे कई ग्रुप बनाते हैं, मल्टीपल ग्रुप। क्यों? क्योंकि पीयर टू पीयर बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं। यही थियोरी यही काम कर रही है। पीयर टू पीयर, पीयर माने समवयस्क, माने समान आएगा दूसरा बच्चा, है ना। तो ये तो फिर कोई वाइगोस्की थ्योरी कहाँ लग रही है जब कोई सहायता ही नहीं दे रहा है आप, है ना। छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जिसमें वे व्यक्तिगत रूप से को प्रबंधित और पूरा कर सकें। यहाँ भी फिर वाइगोस्की थ्योरी पीयर टू पीयर लर्निंग या दूसरे से सीखना, ये तो कहीं आया ही नहीं। तो ये वाइगोस्की थ्योरी यहाँ बिल्कुल ही रोल प्ले नहीं कर रही। तो सेकंड ऑप्शन है, दिस इज द करेक्ट आंसर, ओके। लेकिन यहाँ जो हिंदी में लिखा हुआ है वहाँ थोड़ा ट्रांसलेशन गलत है। आप देखिए अंग्रेजी में लिखा हुआ उसको देखिए, और वहाँ बिल्कुल सही आंसर है, ओके। अगला देखिए, फिर से क्वेश्चन पेपर 1 जो सीटेट जुलाई 2024 का, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की, चिल्ड्रन रेगुलेट देयर ओन बिहेवियर थ्रू द, मतलब बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार से नियमित करते हैं। तो अनुकूलन की प्रक्रिया जो है, प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन, ये गलत है, क्योंकि ये तो प्याजे वाला थ्योरी है ना। प्याजे ने बताया कि बच्चों के अंदर अनुकूलन होता है, ठीक है। यूज ऑफ इनर स्पीच, आत्मवाक के प्रयोग द्वारा, हाँ बिल्कुल करेक्ट बात है ना। संतुलन की प्रक्रिया द्वारा इक्विलिब्रेशन, ये प्याजे थ्योरी में है, वाइगोस्की में नहीं है। यूज ऑफ सेल्फ रीइंफोर्समेंट, ये तो है ही नहीं ना, प्याजे में भी नहीं है। ये तो आगे आप पढ़ोगे उन थ्योरीज में मिलेगा आपको। तो आंसर सेकंड हो गया। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन ये हो सकता है कि भाई सर एक तो प्राइवेट स्पीच होती है, तो प्राइवेट स्पीच से बच्चा रेगुलेट करता है, यही मैंने आपको बताया था। लेकिन मैंने आपको साथ ही साथ ये बताया था कि प्राइवेट स्पीच शुरुआत में वो इंटरनलाइज नहीं हुई है, यही बाद में वो इंटरनलाइज हो जाती है जब उसको इनर स्पीच बोलने लग जाएंगे, आंतरिकीकरण हो जाएगा, और फिर वो बच्चा इंटरनल मोनोलॉग करता है। ये वर्ड यूज करा था मैंने, आपको ध्यान होगा, इंटरनल मोनोलॉग। मोनो माना वो स्वयं से बात कर रहा है, और आंतरिक रूप से कर रहा है, किसी को देखिए पहले वो करता है, वो दिखाई देता है अपने आप से बात करते हुए, है ना। लेकिन वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तब वो बात अपने आप से कर रहा है, लेकिन वो अंदर ही अंदर कर रहा है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है।
दोनों ही, चाहे आप प्राइवेट स्पीच बोलो या इंटरनल मोनोलॉग बोलो, दोनों ही है तो उसकी खुद से बातचीत। तो भाई है ना, वो इनर स्पीच भी प्राइवेट स्पीच ही है, बात अभी भी खुद से कर रहा है ना। ओके ठीक है, तो ये समझ गए मेरे ख्याल से आप। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, हिंदी में पढ़ते हैं चलिए। सामाजिक रचनावादियों के अनुसार अधिगम की प्रक्रियाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इस वर्ड को हमेशा आप ध्यान दिया कीजिए कि सही है लिखा है या नहीं है लिखा है, उस एक ही वर्ड से पूरा आंसर चेंज हो जाता है। और यहाँ बच्चे थोड़ा सा मिस कर जाते तो बच्चे के क्वेश्चन आपके 1 नंबर का नुकसान हो जाएगा। ओके ठीक है, तो अधिगम एक व्यक्तिवादी प्रक्रिया है जो अलगाव में होता है, ये बिल्कुल नहीं है। प्याजे क्या कह रहे हैं, सामाजिक रचनावादी, प्याजे कह रहा हूँ सॉरी, वाइगोस्की क्या कह रहे हैं, सामाजिक रचनावादी है वाइगोस्की, सोशियो कल्चरिस्ट, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। और वो क्या, वो कह रहे हैं कि समाज से, संस्कृति से व्यक्ति सीखता है। तो व्यक्तिवादी प्रक्रिया नहीं अकेले अकेले सीखना है, ये सीखना अकेले अकेले होता है, अलगाव में होता है, आइसोलेशन नहीं, समाज की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो ये नहीं है ना, ये तो प्याजे की थ्योरी में था। तो प्याजे रचनावादी थे और वाइगोस्की सामाजिक रचनावादी है, ये तो आंसर गलत हो गया पहला। तो अधिगम केवल कक्षा या औपचारिक शैक्षिक विन्यास होता है, बिल्कुल नहीं भाई। अधिगम समाज में, संस्कृति में भी होता है। अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जो केवल अवलोकन के माध्यम से होते हैं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपको बताया कि सोशियो कल्चर कंस्ट्रक्टिविस्ट भी कंस्ट्रक्टिविस्ट है ना, सोशियो और कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब क्या होता है कि बच्चा सक्रिय रूप से सीखता है, निष्क्रिय नहीं, खुद एक्सप्लोर करता है, डिस्कवर करता है। ठीक है, तो निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है बिल्कुल भी। अधिगम अर्थ निर्माण की सामाजिक प्रक्रिया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सामाजिक प्रक्रिया है, सोशल प्रोसेस है, मेकिंग मीनिंग यानी एक्टिव। ये है ना इंग्लिश में जो लिखा हुआ लर्निंग इज ए सोशल प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। इस मीनिंग मेकिंग का ही मतलब है कि सक्रिय बच्चा खुद अपनी एक्टिविटीज के द्वारा अब एक मीनिंग निकालता है, अर्थ निकालता है, समझ बनाता है अपनी। ओके, आप देखो मैं यहाँ तक जो 3 क्वेश्चन हुए तो तीनों क्वेश्चन पेपर 1 से थे। और आपको मालूम है कि सीटेट में 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 आउट में से 3 अगर एक ही थ्योरी, छोटी सी थ्योरी, आप आधा घंटे में समझ लेते हैं इसको। आप सोचो, मैं इंपोर्टेंस बता रहा हूँ आपको। प्याजे वाइगोस्की की दोनों मिलकर काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो प्याजे तो खैर और भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वाइगोस्की भी आप देखिए, आउट ऑफ 30 3 क्वेश्चन आपके आए हुए हैं एक ही पेपर में, यानी 10% क्वेश्चन तो इसी थ्योरी से आ गए जो आप आधा घंटे में तैयार कर सकते हो। और आपको 80-20 रूल पता हो यदि तैयारी करने का, पढ़ाई करने का, तो आप उसकी इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। 80-20 रूल क्या है मैं आपको बता देता हूँ। 80% चीज़ें आप 20% में से ही तैयार कर सकते हो, और 20% चीज़ों को तैयार करने में आपको 80% रूल मेहनत चाहिए रहती है। तो बेहतर है कि पहले ही 80% को तैयार कर लो अच्छे से। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक ये करते हैं छात्र लोग, स्टूडेंट लोग, कि भाई इस 20% के पीछे पड़े रहते हैं और उसमें ही अपना समय बर्बाद करते हैं। इनका 80% कभी तैयार नहीं हो पाता, फेल हो जाते हैं। जबकि हकीकत ये है इस 80% को आप 20% टाइम दे देते, इसी से आपका काम हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अब पेपर 2 से आने वाले क्वेश्चन है ये। ठीक है, 2 क्वेश्चन आए हुए, अपन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। रमा एक शिक्षिका है जो वाइगोस्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है, और वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूह में काम करने के लिए नियुक्त करती है। समूह में काम है ना, आगे ना वाइगोस्की, जब आप छात्रों से समूह में काम करवाओगे तो वाइगोस्की अपना रोल प्ले कर रहा है, वाइगोस्की थ्योरी। ओके, अब इस कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष कर रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है। रमा इसके लिए इस छात्र को मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा। छात्र को समस्या का उत्तर प्रदान करना, रेडीमेड ऑप्शन आंसर दे देना कभी भी अच्छा तरीका नहीं होता। बच्चों को खुद डिस्कवर करने दीजिए, है ना। उत्तर प्रदान करना ये गलत हो गया। छात्रों को समस्या को स्वयं हम हल करने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, ये ठीक है, कर सकते हैं, है ना। लेकिन जब बच्चा स्वयं हल कर रहा है तो यहाँ वाइगोस्की का रोल प्ले नहीं होगा। जब वो पहले ही बोला कि वाइगोस्की की थ्योरी के अकॉर्डिंग वाइगोस्की थ्योरी इम्प्लीमेंट करना चाह रहे, तो वैसे आंसर ठीक है, सीखने के लिए हम स्वयं को हल करने के लिए प्रोत्साहित करें, ठीक है। लेकिन वाइगोस्की फिर यहाँ रोल प्ले नहीं करता, इसलिए अपना अभी आंसर ये नहीं। छात्रों को एक अलग कार्य सौंपे जो उसकी योग्यता के अनुकूल हो, ये फिर तो गलत आ गया। उसकी जोनो प्रोक्सिमल कंफर्ट लेवल के अंदर आती, जेडपीडी में वो कुछ कॉन्सेप्ट थी उसको नहीं कर पाया, तो अपन ने कहा कि नहीं चलो ठीक है, आपको जो पहले से आता है और वही कर लो। तो फिर तो कोई डेवलपमेंट ही नहीं होगा, कोई सीखेगा ही नहीं नया। हम क्या चाहेंगे कि वो जेडपीडी वाले जो एरिया है, जो चैलेंजिंग चीज़ें हैं जो अभी नहीं आती हैं, उसे अकेला नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसे हेल्प मिलेगी तो
कर पाएगा, सीख पाएगा वो चीज़ें। तो उसी में तो उसे ट्राई करना है, तभी तो वो डेवलप होता, आगे बढ़ेगा, कुछ इम्प्रूव होगा। तो फिर ये भी जीरो प्रोग्रेस वाली बात हो गई, ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। छात्र के साथ समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल कर दो, यानी उसके समूह के जो अन्य सदस्य हैं उनको भी इंक्लूड करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन, गाइडेंस। जैसे कि आपने गाइडेंस दी तो आप ZPT वाली जो चीज़ें हैं उसको भी कर पाता है बच्चा, आप जानते हो। गाइडेंस दोगे तो आप MKO बन गए यहाँ पर, है ना, और बच्चा सीख पाएगा वहाँ उस एरिया में। यही आपका आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच में क्या संबंध है? भाषा विचार को आकार नहीं देती, ऐसा नहीं है। विचार भाषा को आकार देते हैं, ऐसा भी नहीं है। भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र है, ऐसा भी नहीं है। भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रिया है, यही आंसर है। कैसे समझो? देखो क्या है, पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों के बारे में, ये उनके भाषा के बारे में और भाषा और विचार के बारे में अलग अलग उनके मत हैं। ठीक है, जैसे जो पियाजे हैं उनका कहना यह है कि विचार पहले डेवलप होते हैं और भाषा उसके बाद, ये पियाजे का मत है। ठीक है, पहले हमारे दिमाग में विचार आना शुरू होते हैं और उसके अनुसार हमारी भाषा डेवलप होती है। अब ये जो वाइगोत्स्की हैं वो ये नहीं कहते कि पहले भाषा डेवलप होती फिर विचार आएंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहते, क्योंकि ऐसा कहना पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन ये जरूर बात है कि जो हमारी भाषा है वो हमारे विचारों को आकार देती है। ठीक है, तो भाषा विचार को आकार नहीं देती, ये गलत हो गया ना। भाषा विचार को आकार देती है, ये कहा है प्यारे वाइगोत्स्की की थी भाई, भाषा जो होगी उसके अनुसार हम विचार करते हैं, तो यहाँ ये इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर दो आपको केवल ये स्टेटमेंट याद करना है कि पियाजे ने ये कहा है, और वो भी याद करने का कोई, देखो हम भी ट्रिक बताते हैं कई सब्जेक्ट में, जैसे हम GS जब पढ़ाते थे उसमें ट्रिक बताते हैं। जैसे आपकी मध्य प्रदेश के अंदर जो कर्क रेखा है वो 14 जिलों से निकलती है, तो वो याद करने के लिए एक ट्रिक है। उसमें क्या एक्रोनिम है एक्चुअली, पहले शब्द अक्षर लिए और उनसे एक शब्द बन गया, उस शब्द को याद कर लो तो ये सारे याद रहेंगे। लेकिन ये जो CDP है इसके अंदर ट्रिक्स की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। आप कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ठीक से समझ लेंगे, ध्यान दे लेंगे, तो आपको ऑटोमेटिक चीज़ें याद रह जाएंगी। अगर पियाजे की थ्योरी ठीक से आपने समझी है तो आप देखेंगे कि बच्चा पहली अवस्था में जो सेंसरी मोटर स्टेज है, जो संवेदी संक्रियात्मक जो अवस्था है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था है, उस अवस्था में बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा क्रिया कर रहा है, गतिविधि कर रहा है, चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को पकड़ रहा है, छू रहा है, टेस्ट कर रहा है, तो उसकी दिमाग में कुछ विचार चल रहा है तभी करेगा ना ये। तो इसका मतलब है कि विचार पहले आ रहा है उसके दिमाग में, विचार पहले डेवलप हो रहे हैं, और जब विचार पहले विकसित हो रहे हैं तो भाषा बाद में होगी। ये क्रम याद करना, ये पियाजे का मत, क्या पियाजे के अनुसार विचार पहले डेवलप होते हैं, भाषा उन विचारों पर निर्भर करती है उसकी। ये यानी विचार भाषा को आगे बढ़ाते हैं, विचार की वजह से ही भाषा विकसित होती है। जब आपको ये याद हो गया तो रिवर्स वाइगोत्स्की का ये तो याद आपको हो ही जाएगा कि भाषा जो है वो विचारों को आकार देती है। आपके विचार कैसे होंगे, कैसे विचार बनवाओगे, विचार थिंकिंग कैसे करोगे, भाषा के माध्यम से करोगे आप। तो आप पहला ऑप्शन गलत हो गया ना आपका, जो वाइगोत्स्की ने कहा है उसका तो उल्टा हो गया। ये वाइगोत्स्की की बात यह है कि भाषा विचारों को आकार देती है, कि भाषा विचार को आकार नहीं देती, गलत हो गया। विचार भाषा को आकार देते हैं। अब ये पियाजे का है इसलिए ये गलत हुआ, समझे बात को? ये पियाजे ने कहा है, देखो विचार भाषा को जन्म देते हैं इसलिए ये गलत हो गया। भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, ऐसा नहीं, ये तो दोनों ने नहीं कहा। दोनों यहाँ पे देखो क्या है, भाषा विचारों पर निर्भर कर रही है पियाजे वाले थ्योरी में। वाइगोत्स्की में क्या है, विचार भाषा पर निर्भर कर रहे, तो एक दूसरे से स्वतंत्र तो नहीं है ना। अब तो इस तरीके से तीनों ही ऑप्शन गलत हो गए, तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज करते हो तो ऑटोमेटिक आप फोर्थ ऑप्शन पर पहुंच जाते। लेकिन आप दूसरी बात भी समझ लो, भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है? देखो ये हमने कह जरूर दिया, उन्होंने एक मोटी मोटी बात की, उन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, लेकिन फिर भी क्योंकि देखो साइकोलॉजी कोई हार्ड साइंस नहीं है, कोई भी चीज़ बहुत हार्डकोर एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा प्रूव नहीं की जा सकती है, हमेशा नहीं की जा सकती है। तो यहाँ क्या एक आप, और इसलिए
ये पॉसिबल है कि कई सारे साइकोलॉजिस्ट एक ही पॉइंट पर बहुत सारा उनका भिन्न भिन्न मत हो, क्योंकि आपकी रीडिंग उस फैक्ट की, उस पॉइंट की क्या है, उस बिंदु की क्या, उस विषय के बारे में आपका इन्फ्रेंस क्या है वो अलग हो सकता है। तो और काफ़ी सारी चीज़ों को बहुत ऐसे साइंटिफिक मेथड हमारे पास नहीं है कि हम क्लियर बता पाए कि ऐसा ही है। तो भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रिया का मतलब है कि लैंग्वेज और जो थॉट है वो कॉम्प्लेक्सली इंटर रिलेटेड है, लेकिन इंटर रिलेटेड तो स्वतंत्र तो नहीं है, इंटर रिलेटेड प्रोसेस है, बट कॉम्प्लेक्स है। बिल्कुल हम ठीक से नहीं बता सकते पहले ये थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी है, बट दूसरों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। और ये बात भी देखो, प्याजे की बात तो अकेले सही मानो तो पॉसिबल नहीं है, और ये जो भाषा और पहले विचारवाद में इसको सही मानो तो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप देखो आपके विचारों के द्वारा भाषा शेप लेगी और भाषा के द्वारा विचार भी शेप लेते हैं। तो इंटर रिलेटेड हो गए कॉम्प्लेक्स रूप से, और जो कि डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं, स्वाभाविक बात है। तो ये आपका आंसर है फोर्थ। तो यहाँ पर यही दो 5 ही क्वेश्चन आए हुए हैं सीटेट 2024 जो जुलाई अभी रिसेंटली हुआ है, उसके दोनों पेपरों में वाइगोस की टॉपिक से मिलाकर। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं हर बार भूल जाता हूँ, पिछले वीडियो में भी सोच रहा था आपको बता दूंगा, तो अब बता देता हूँ कि इस वीडियो के, मेरे प्रत्येक वीडियो के नीचे आपको कोई ना कोई पढ़ने के लिए, पेपर तैयार करने के लिए, आपकी प्रिपरेशन को इम्प्रूव करने के लिए कोई ना कोई इम्पोर्टेंट चीज़ मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड करता रहूँगा। जैसे अभी मैं एक पहले मैं कर चुका हूँ, बट वहाँ मैंने बताया नहीं था, तो मैं अभी बता देता हूँ, इसमें फिर से कर दूँगा। पेपर 1 और पेपर 2 जो सीटेट हुआ है जुलाई 2007 जुलाई को हुआ था 24 में, तो उसके CDP जो वाला जो पोर्शन है उसकी सॉल्व है ना, PDF में ऑलरेडी अटैच कर दूंगा, है ना, उनकी लिंक डालूंगा, आप क्लिक करोगे आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में धीरे धीरे करता रहूँगा आगे आने वाले, जैसे ये 2 टॉपिक थे, इनके दोनों के टॉपिक के तो मैंने कर दिए, आने वाले टॉपिक्स के साथ मैं करता रहूँगा। लेकिन अगर किसी को चाहिए कि मुझे जो 30 क्वेश्चन आए थे वो 30 के 30 के आंसर चाहिए आपको, हालांकि ये आंसर वो सीटेट की वेबसाइट पे अवेलेबल है, यानी आपके क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल हो चुका है, अभी पहले नहीं था, अभी कर दिया, और आंसर की भी अवेलेबल है। लेकिन उस यहाँ से आपका क्या टाइम बचेगा, क्या आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करोगे, आंसर की डाउनलोड करोगे, मैच करोगे, टिक करोगे, आधा 1 घंटा बर्बाद होगा आपका। ये ऑलरेडी मैच किए हुए, टिक किए हुए और हाईलाइटेड, येलो कलर में हाईलाइटेड है, ठीक है। आपको केवल देखना है, सिंपली पढ़ना है, रीडिंग लगाना है, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, पहले बात तो जो यहाँ तक आ गया है इस वीडियो को देखते देखते, हालांकि हो सकता है मुझे ये बात बिल्कुल शुरुआत में ही बोलनी थी, लेकिन मैं अभी बोल देता हूँ। कई सारे तो कुछ लोग तो कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो मुझे पहले से जानते हैं और वो पढ़ना चाहते थे, मेरे पास समय नहीं था उनको एक्चुअल सामने बैठ के क्लास लेने का, वरना मैं अभी तक ऑफलाइन ही क्लास लेता था। पिछले 2-2.5 साल से मैंने तो पढ़ाना बंद कर दिया था, लेकिन उससे पहले तक लेता था। अब उनमें से कुछ बच्चे हैं जो एग्ज़ाम देना चाह रहे थे, मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर थोड़ा सा क्लास ले लीजिए। मैंने कोशिश करी कि ऑफलाइन क्लास पॉसिबल हो तो ले लूँ, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हुआ। तो मैंने फिर एक ऐप था जिसके थ्रू मैं पहले पढ़ाता था, उससे ट्राई करा पढ़ाने का, वो भी पॉसिबल नहीं हुआ। तो फाइनली फिर मैं यहाँ पे यूट्यूब पे ही वीडियो अपलोड करने लग गया, क्योंकि यही एक पॉसिबल मेथड बचा था मेरे पास। तो लेकिन तो वो जो बच्चे मेरे पहले पुराने स्टूडेंट्स वो तो जानते हैं कि मेरे वीडियो उन्हें क्यों देखना चाहिए या क्यों मेरे से पढ़ना चाहिए। लेकिन जो कुछ ऐसे भी बच्चे आते होंगे जो मुझे नहीं जानते हैं, भाई पर्सनली नहीं जानते हैं, और क्योंकि यूट्यूब पर कई लोग बहुत पहले से पढ़ा रहे हैं, मैं यूट्यूब के लिए नया जरूर हूँ लेकिन टीचिंग फील्ड के लिए नया बिल्कुल नहीं हूँ। कम से कम 10 ईयर एक्सपीरियंस मुझे है ही, एक्सपीरियंस तो और भी ज़्यादा है पढ़ाने का तो, बट कम से कम इसी फील्ड में पढ़ाने का, जो अभी आप पढ़ रहे हो इसी फील्ड में पढ़ाने का 10 ईयर एक्सपीरियंस है, ओके। और MP ग्वालियर, जो MP के अंदर जो ग्वालियर शहर है उसमें रहता हूँ मैं, और कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अभी जो MP की जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सभी डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई मेरे पढ़ाए हुए छात्र अभी जॉब कर रहे हैं। तो आप कहीं भी अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, अगर आप यहाँ रहेंगे पढ़ेंगे, आपको कुछ ना कुछ आपके काम की चीज़ें मिलेंगी, आपके सिलेक्शन में हेल्प करेंगी, ठीक है। थैंक यू, यही कहना था।